नमस्कार बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान का दूसरा अध्याय संघवाद शुरू करने जा रहे हैं। पहले अध्याय में आपने सत्ता के बंटवारे के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा था। सत्ता के बंटवारे का एक रूप जिसका आपने अध्ययन किया है वह है ऊर्ध्वाधर रूप। मुझे आशा है कि आप सभी को याद होगा कि सरकार के संघीय रूप सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर रूप यानी कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे कि संघवाद का अर्थ क्या है, सरकार के संघीय और एकात्मक रूप के बीच में अंतर क्या है, एक महासंघ का गठन कैसे होता है, फेडरेशन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारत को संघीय देश क्या बनाता है और हमारे देश में संघवाद कैसे लागू होता है। इसमें हम भाषाई राज्यों के गठन, भारत की भाषा नीति और केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में हम विकेंद्रीकरण के अर्थ पर चर्चा करेंगे। भारत में विकेंद्रीकरण क्यों किया गया, विकेंद्रीकरण के क्या फायदे हैं, भारत में विकेंद्रीकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं और उसका विश्लेषण। अब आप अपनी स्क्रीन पर दुनिया का एक नक्शा देख सकते हैं। इसमें कुछ देश हरे रंग के हैं और कुछ नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। सभी देश जो हरे रंग में हैं वे सरकार के संघीय रूप को दिखा रहे हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि विश्व के 192 देशों में से केवल 25 देश ऐसे हैं जो सरकार का संघीय रूप धारण कर रहे हैं, लेकिन ये फेडरेशन दुनिया की आबादी का 40% बनाते हैं। इनमें भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, जर्मनी आदि देश शामिल हैं। अब हम संघवाद शब्द का अर्थ समझेंगे। संघवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच बांटा जाता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो सरकार के संघीय रूप का मतलब है जहां सरकार के कम से कम 2 स्तर हैं। जब मैं कम से कम 2 स्तर कहती हूं तो इसका अर्थ न्यूनतम 2 है, लेकिन इसमें सरकार के 2 से अधिक स्तर भी हो सकते हैं। आइए अपने ही देश का उदाहरण लें। जब 1950 में भारतीय संविधान का गठन हुआ था तब हमारे पास केवल 2 स्तरों पे सरकारें थी, केंद्र और राज्य सरकार। लेकिन बाद में हमने स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए संवैधानिक संशोधन करके सरकार के तीसरे स्तर को जोड़ा। इस प्रकार भारत 1950 में भी एक फेडरेशन था और अभी भी एक फेडरेशन है। आइए हमारे पिछले अध्याय से कुछ और उदाहरणों को समझें। हम सभी ने अध्ययन किया कि बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन किया और राज्य सरकार की और अधिक शक्तियां दी, तो सरकार के एक आत्मक रूप से वह सरकार के एक संघीय रूप में बदल गया सत्ता में हिस्सेदारी करने के लिए। दूसरी ओर श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, यह सरकार का एक आत्मक रूप बना रहा और तमिलों के साथ सत्ता का बंटवारा नहीं किया। अब हम सरकार के एकात्मक और संघीय रूप के बीच का अंतर समझेंगे और सबसे पहले सरकार के एकात्मक रूप में सरकार का केवल एक स्तर है। जैसा कि आप इस शब्द को देखकर ही समझ गए होंगे, एकात्मक में एक शब्द शामिल है जिसका अर्थ है एक, यानी कि सरकार केवल एक स्तर पर है जो कि राष्ट्रीय सरकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि अकेले एक सरकार इतने बड़े देश को किस प्रकार चलाएगी, कैसे जिम्मेदारी संभालेगी। यह अपना काम आसान करने के लिए क्या करता है, यह अपनी उप इकाइयों यानी कि सब डिविजन्स को शक्ति का प्रतिनिधि देता है, लेकिन इन उप इकाइयों यानी कि सब डिविजन्स को संविधान से अपना अधिकार नहीं प्राप्त है। वे किसी भी लिहाज से स्वतंत्र नहीं है। अगर केंद्र सरकार उन्हें कुछ काम करने की कोई ताकत देती है तो वह उसकी ताकत को भी छीन सकती है। इतना ही नहीं, सरकार के एकात्मक रूप में केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश पर पारित कर सकती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एकात्मक प्रणाली के तहत
या तो सरकार का केवल एक स्तर है या उप इकाइयाँ यानी कि सब डिवीज़न केंद्र सरकार के अधीनस्थ हैं, उसके अंडर काम करती हैं। अब हम सरकार के संघीय रूप के बारे में समझते हैं। सरकार के संघीय रूप में सरकार के कम से कम दो स्तर हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे देश के लिए काम करता है और दूसरा राज्य सरकार है जो अपने संबंधित राज्य के कल्याण के लिए काम करती है। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति है जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है। यह दोनों सरकारें अलग अलग जनता के प्रति जवाबदेही हैं। फेडरेशन के कुछ आम उदाहरण हैं भारत, स्पेन, बेल्जियम, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब हम समझते हैं कि एक महासंघ का गठन कैसे होता है। कुछ कारक हैं जो फेडरेशन के गठन का निर्णय लेते हैं। फेडरेशन के गठन का निर्धारण करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, ऐतिहासिक संदर्भ जिसमें फेडरेशन का गठन किया गया था और वहाँ रहने वाले लोगों की संस्कृति और परंपरा दूसरा कारण है। हम पहले समझेंगे साथ आकर बनाए गए संघ की विशेषताएं। इसको अंग्रेजी में कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि दो आदमी अपने दम पर एक दूसरे के करीब चल रहे हैं। आइए इसे समझने के लिए अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो स्कूल के कॉरिडोर में हमेशा घूमते रहते हैं। ये सभी एक ही आयु वर्ग के हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है कि उनका क्लास टीचर कौन है, उन्हें किस कमरे में बैठना है, उन्हें कुछ मालूम नहीं। वे सभी को अपनी आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। वे एक दूसरे से बात करते हैं और समझते हैं कि उनके कुछ आम हित वाली चीज़ें हैं जिसको हम कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि हम क्यों ना सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठ जाएं और अपनी समस्याओं का समाधान करें। और इस तरह से मिलकर बैठकर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स का हल आसानी से निकाल लिया। समान ज़रूरतों और रुचियों वाले इन सभी छात्रों ने हाथ मिलाकर एक साथ आकर एक दूसरे के ये बराबर हैं, कोई भी इनमें से एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। किसी ने भी उनका मार्गदर्शन नहीं किया, वे खुद अपने आप साथ आए और सब कुछ अपने दम पर उन्होंने करके अपनी संप्रभुता को मिलाकर एक फैसला लिया कि हम जब साथ होंगे तो हमारी सुरक्षा बढ़ेगी और साथ ही हमारी पहचान भी कहीं गुम नहीं होगी। अब हम इस अवधारणा को एक साथ आने वाली संघ के गठन पर लागू करेंगे, यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन पर। साझा हितों और ज़रूरतों वाले देश अपनी संप्रभुता को इकट्ठा करने के लिए एक साथ आने का फैसला करते हैं, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखते हैं और इसका उद्देश्य उनकी सुरक्षा बढ़ाना है। परिणाम स्वरूप सभी घटक राज्यों के पास समान शक्तियां हैं। इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि समान शक्तियां हैं। अधिक शक्तियों के साथ कोई केंद्रीय प्राधिकारी नहीं है। अब आप अपनी स्क्रीन पर कुछ देशों के झंडे देख सकते हैं। ये वे देश हैं जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि साथ आकर बनाए गए संघ की विधि से बने हैं। इनमें हैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के राज्यों को अमेरिका में केंद्र सरकार के साथ समान शक्तियां प्राप्त हैं, इतना कि उनके पास दोहरी नागरिकता की अवधारणा है। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति उस राज्य का नागरिक है जिसमें वह रहता है और साथ ही वह पूरे देश का भी नागरिक है। अब मैं आपको एक निमोनिक टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आप ये उदाहरण लर्न कर सकते हैं। यदि आप अंग्रेज़ी के ये वर्ड्स यानी कि अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पहले लेटर्स को देखें तो पहले लेटर्स से बनता है USA और इनके पहले लेटर्स से USA बनने से आपको एक हिंट मिल जाएगा
कि यूएसए जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस का एग्जाम्पल बना रहा है। अब हम फेडरेशन यानी कि संघवाद के दूसरे प्रकार को समझेंगे, पकड़ में रहकर बनने वाले संघवाद यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। आइए फिर से उन छात्रों का उदाहरण लेते हैं जो अपने स्कूल के कॉरिडोर में घूम रहे हैं। अब ये छात्र अपने दम पर एक कमरे में एक साथ नहीं बैठना चाहते, लेकिन एक शिक्षक जो उनको रोज इस तरह से घूमता हुआ देख रहे हैं और वास्तव में उनका अच्छा सोचते हैं, तो उन्हें एक रूम में एक साथ लाने का फैसला करते हैं। अब छात्रों यहाँ ध्यान से सुनो, वह शिक्षक उन्हें एक रूम में एक साथ जब लेकर आते हैं तो केंद्र सरकार की शक्ति भी इसी प्रकार है, और ये सभी छात्र उन राज्यों की तरह हैं जो शिथिल विघटित यानी कि इधर उधर बिखरे हुए हैं। छात्र अपनी इच्छा के दम पर एक गुट में बैठने को राजी नहीं हुए, लेकिन उस शिक्षक ने ऐसा करने के लिए उन्हें आश्वस्त किया यानी कि कन्विंस किया। अब आप ही मुझे बताएं कि यदि उस शिक्षक की शक्ति उन छात्रों के बराबर होती तो क्या इन छात्रों ने कभी अपने शिक्षक की बात सुनी होती? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने उस कमरे में आने से ही मना कर दिया होता। छात्रों ने अपने शिक्षक की अवज्ञा नहीं की क्योंकि उन्हें पता है कि शिक्षक की शक्ति उनकी शक्ति से अधिक है। अब हम इस अवधारणा को पकड़ में रहकर बनने वाले संघवाद यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पर लागू करेंगे। अगर केंद्र सरकार के पास राज्यों से ज़्यादा शक्तियां नहीं होंगी तो फिर वह राज्यों को साथ नहीं रख पाएंगी। इसलिए इन देशों में केंद्रीय प्राधिकरण राज्यों को एक साथ रखता है और कई बार उन्हें फेडरेशन में शामिल होने के लिए मनाता भी है। अब आप फिर से अपनी स्क्रीन पर कुछ झंडे देख सकते हैं। आप में से अधिकांश लोग समझ चुके हैं कि ये वे देश हैं जहां पर पकड़ में रहकर बनने वाले संघवाद हैं। इनमें बेल्जियम, भारत और स्पेन शामिल है। अब मैं फिर से आपको इन राज्यों के नाम सीखने के लिए एक निमोनिक टेक्निक सिखाऊंगी। यदि आप इन राज्यों के अंग्रेजी में नाम देखें तो बेल्जियम में बी, इंडिया में आई और स्पेन में एस, ये इनके फर्स्ट लेटर्स हैं, और इन तीनों लेटर्स को जब आप ज्वाइन कर दें तो BIS, जो एक बहुत प्रसिद्ध संगठन है यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि BIS जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के लिए है और USA जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के लिए है। अभी हम समझ गए हैं कि फेडरेशन का गठन दो अलग तरीकों से किया जा सकता है। अब हम किसी भी फेडरेशन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझेंगे। सबसे पहले, एक फेडरेशन सरकार में कम से कम 2 स्तर पर होनी चाहिए। फेडरेशन की दूसरी विशेषता यह है कि सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिकों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन कानून, कराधान और प्रशासन के संबंध में प्रत्येक स्तर का अपना क्षेत्र अधिकार है। उदाहरण के लिए, मैं भारत की नागरिक हूँ, केंद्र सरकार पूरे भारत की देखरेख कर रही है और इस तरह दिल्ली क्षेत्र की देखरेख भी कर रही है, और दिल्ली वासी होने के नाते मैं उन फायदों को लुत्फ उठा रही हूँ। इसी तरह दिल्ली राज्य सरकार में भी मेरे कल्याण के लिए काम हो रहा है और उसका फ़ायदा उठा रही हूँ मैं। और अंत में नगर निगम भी मेरे क्षेत्र की स्थानीय ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है जिसका मुझे लाभ हो रहा है। लेकिन छात्रों, ध्यान देने वाली बात यह है, सरकार के इन तीनों स्तरों के पास कानून बनाने या कर लगाने या किसी भी प्रकार का प्रशासन कार्य करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र शक्तियाँ हैं। एक महासंघ की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सरकार के संबंधित स्तरों के क्षेत्र अधिकार को संविधान में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की संवैधानिक गारंटी है। तो बच्चों, इस पॉइंट को आप ज़रा समझिए। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करिए कि संविधान ने उनकी शक्तियों का उल्लेख नहीं किया है। उल्लेख मतलब कि स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, नहीं लिखा है। इससे इतना भ्रम पैदा होगा कि सरकार का कोई भी स्तर सरकार के दूसरे स्तर पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। वे अपने अधिकार के क्षेत्रों में भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन जब सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है तो भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। एक महासंघ की चौथी विशेषता यह है कि संविधान के मूलभूत उपबंधों को सरकार के किसी भी स्तर से एक तरफा नहीं बदला जा सकता।
मूलभूत उपबंधों का अर्थ है जो बेसिक फीचर्स होते हैं संविधान के। इस तरह के बदलावों के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्यथा यदि सरकार का कोई एक स्तर संविधान को अपने पक्ष में बदल लेगा तो संविधान का पूरा अर्थ पराजित हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां से सरकार के सभी स्तर अपनी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उस स्रोत यानी कि सोर्स को उनमें से किसी एक के द्वारा नहीं बदला जाएगा। एक महासंघ की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अदालतों के पास संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय एक अंपायर के रूप में कार्य करता है। यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं, यह किसी भी संघ में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति भी है, क्योंकि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो निर्णय पक्षपात पूर्ण हो सकता है। यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का हल करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, ताकि सरकार के किसी भी स्तर के साथ कोई भेदभाव ना हो। किसी भी फेडरेशन की छठी विशेषता यह है कि सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोतों को अपनी वित्तीय स्वायत्तता यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपको उस कार्य को करने का अधिकार भी मिले। इसलिए यदि हमारे पास सरकार के 3 स्तर हैं और हम चाहते हैं कि वे प्रत्येक स्तर पर कल्याणकारी कार्य करें, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसा करने के लिए स्वतंत्र शक्ति मिलनी चाहिए। यह स्वतंत्रता उन्हें तभी मिल सकती है जब उनके पास अपने स्वतंत्र संसाधन होंगे। यह धन वे करों से यानी कि टैक्सेस से प्राप्त करते हैं। सरकार का कोई स्तर कम से कम अपने बुनियादी कार्यों को करने में धन की आवश्यकता के लिए दूसरे स्तर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। एक महासंघ की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता देश की एकता की रक्षा और संवर्धन करना है, जबकि साथ ही क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना भी है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि विभिन्न स्तरों पर सरकारों को सत्ता के बंटवारे के कुछ नियमों से सहमत होना चाहिए। उन्हें यह भी भरोसा करना चाहिए कि प्रत्येक समझौते के अपने हिस्से का पालन करें। अब हम भारत में संघवाद की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न करने की सरल तरीका यह है कि यदि आपने संघवाद की विशेषताओं को सीखा है जो हमने अभी किया है तो यह बहुत आसान हो जाता है। संघवाद की हर विशेषता के लिए आपको यह सोचना होगा कि आपके देश में क्या व्यवस्था है और आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं, मैंने एरोज के साथ दिखाया है भारत में संघवाद की विशेषता जो फेडरेशन की बुनियादी विशेषता के साथ मेल खा रही है। सर्वप्रथम यह है कि भारत एक ऐसा संघ है जिसके पास सरकार के 2 से अधिक स्तर हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर सरकार। दूसरा, भारत का संविधान 3 सूचियां बनाकर केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को बांटता है। संघ की एक सूची है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार एक राज्य सूची है जिस पर केवल राज्य सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है, और एक तीसरी सूची है समवर्ती सूची है जिस पे दिए गए विषयों पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे। संघ की सूची के कुछ विषय हैं विदेशी मुद्रा, बैंकिंग, संचार, और ये सभी विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं। इसी तरह राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। अब समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों समान हित के कार्य करते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, शिक्षा, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विषय।
इन तीनों सूचियों के अलावा अवशिष्ट विषय, जिसको हम रेजिडुअरी पावर भी कहते हैं, उसका भी प्रावधान है। अवशिष्ट विषयों का अर्थ है जो विषय समय बीतने पर संविधान के बनने के बाद सामने आते हैं, उन विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगा, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब भारत के पास स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। यह किसी भी महासंघ की मूल आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर किसी तरह के विवाद के मामले में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट फैसला करते हैं। वित्तीय स्वायत्तता यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए जो किसी भी महासंघ की एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के पास कर लगाकर संसाधन जुटाने की शक्ति है। यह पैसा वे उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। अंत में हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव करना आसान नहीं है। संसद अपने आप में इस व्यवस्था को नहीं बदल सकती। इसमें किसी भी परिवर्तन को पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा कम से कम 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद कुल राज्यों के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। इसी तरह से जीएसटी संशोधन विधेयक पारित किया गया था। तो बच्चों, आज के इस मॉड्यूल में हमने यह जाना कि संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। साथ ही हमने यह भी समझा कि संघवाद 2 तरीके से बन सकता है, यानी कि कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अलावा हमने संघवाद की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा और फिर हमने यह जाना कि हमारा देश भारत किस प्रकार से एक संघवाद देश है। तो आप इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और याद करेंगे इसके मुख्य बिंदु। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।